हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th के एसएसटी चैप्टर पीपल एज रिसोर्स को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, क्लास 9th के, क्लास 8th के। उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप उनको जरूर से जरूर चेक करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देने वाले हैं, तो देखिएगा ध्यान से। शुरू करते हैं। हमें शुरू करना है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से। देखिए, किसी भी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है कि वहाँ का लिटरेसी रेट कैसा है। लिटरेसी रेट का मतलब कितने % लोगों को पढ़ना लिखना आता है, वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, यानी ज़िंदगी जीने की दर, जिंदा रहने का दर कितना है वहाँ पे। स्किल फॉर्मेशन, यानी लोग कितने % लोग वहाँ पे स्किल्ड हैं। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। पॉपुलेशन की क्वालिटी से ही डिसाइड होता है कि उस देश का ग्रोथ कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन, अगर किसी देश की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, तो वो अपने देश की डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में मेजर फैक्टर एजुकेशन की। देखिए, हमने ऊपर पार्ट 1 में आपको स्टोरी समझाई थी। सकल की एजुकेशन की वजह से शुरू में तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लाइफ के लेटर ईयर्स में उसकी एजुकेशन ने उसकी ज़िंदगी को काफ़ी बेहतर बना दिया। उसको अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छी जॉब वो कर रहा है। इसका मतलब सकल की फैमिली की ग्रोथ में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक नया होराइजन, एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया एजुकेशन ने सकल के लिए। इसके अलावा एजुकेशन ने उसको नई एस्पिरेशन प्रोवाइड की और उसकी लाइफ की वैल्यूज़ को भी बेहतर बनाया। सिर्फ सकल के लिए ही नहीं, एजुकेशन सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सोसाइटी के लोग एजुकेटेड हैं तो इससे नेशनल इनकम बढ़ती है, कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है। गवर्नेंस, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर गवर्न करना ज़्यादा आसान होता है सरकार के लिए, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस को वो बेहतर समझते हैं। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फसिस ऑन गर्ल्स। इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है यूनिवर्सल एक्सेस, यानी देश के हर इलाके में रहने वाले हर बच्चे को एजुकेशन तक पहुंच मिले। रिटेंशन, वो एजुकेशन बीच में ना छोड़े। क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 5th तक उसकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी रही। इसके अलावा सरकार गर्ल्स के ऊपर काफ़ी एम्फसिस कर रही है एजुकेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिटरेसी रेट इंडिया का दिखाया गया है 1951 में कितना था। ब्लू जो डिक्रेट कर रहा है वो पर्सन्स का, यानी ओवरऑल। रेड जो है वो मेल्स का बता रहा है और जो लाइट ग्रीन है ये फीमेल्स का बता रहा है। तो 1951 से लेके 2011 तक देखिए लिटरेसी रेट ने कितनी बढ़िया छलांग लगाई है। ठीक है, 80% से ऊपर चला गया है मेल्स में लिटरेसी रेट, और ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 70 को पार कर गया है। इसका मतलब एजुकेशन के फील्ड में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन अभी फर्दर डेवलपमेंट की भी गुंजाइश है। There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. ये क्या कहना चाहता है कि कुछ हाई लेवल के स्कूल्स भी सरकार ने प्रोवाइड किए हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं, लेकिन किसी वजह से उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए नवोदय विद्यालय जैसे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स शुरू किए गए हैं जो कि इंग्लिश मीडियम है। पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी भी बच्चों को मिलती है यहाँ पे। वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब जॉब ट्रेनिंग, आगे जाके बच्चा कौन सी जॉब लेना चाहता है इसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इसको कहा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे फीमेल्स के लिए ब्यूटिशियन वगैरह के कोर्स करवाती है गवर्नमेंट, स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं ये काम आजकल। इसके अलावा बॉयज़ को कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह, ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है ताकि आगे जाके उनकी पढ़ाई और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, यानी वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब जॉब से रिलेटेड जो काम सीख, जैसे मान लीजिए अब दर्जी है, मान लीजिए टेलर है। ठीक है, टेलर जो है
टेलर के यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े टेलर्स हमारे देश में हैं, कस्टमाइज टेलरिंग करते हैं, जो लाखों रुपए मंथली अर्न करते हैं, तो उनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों के लिए भी सरकार प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू 3766 करोड़ इन द 11th प्लान। फर्स्ट जो प्लान था, इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 में, उसमें 151 करोड़ का खर्चा बजट में दिखाया गया था एजुकेशन के ऊपर। 11th 5 ईयर प्लान में 3766.90 करोड़ रुपया एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बजट में रखा गया है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू 3% इन 2015-16। जीडीपी जो हमारे देश का है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका सिर्फ 0.64% ही एजुकेशन पे खर्च किया जाता था 1951 से 52 के दौरान, लेकिन आज के दौर में 3% से भी ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। यानी पिछले कुछ सालों में ये जो 3% स्टेगनेंट रहा है, लेकिन ये भी ज़्यादा कम नहीं, इसमें बेहतरी की गुंजाइश जरूर है। आज भी इंडिया डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर सरकार जो खर्चा कर रही है वो 3% के आसपास कर रही है। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट documents of union state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18। अब सरकार के जो विभाग हैं अलग अलग, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इनका कहना है कि पहले 3% तक जंप कर गया था एजुकेशन के ऊपर सरकार का खर्चा। जीडीपी का 3% एजुकेशन के ऊपर सरकार खर्च करने लगी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम में 2015-16 में जो परसेंटेज 3 थी, वो 2 साल बाद 2017-18 में ड्रॉप करके गिर के 2.7% तक आ गई। इसके भी कुछ वजहें जरूर रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11। लेकिन लिटरेसी रेट में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 1951 में जब हमारा देश जो है रिपब्लिक बना था, तब से लेके अब तक 18% से 74% हमारा लिटरेसी रेट हो चुका है। इसका मतलब 100 में से 18 लोग पढ़ना लिखना जानते थे कम से कम एक भाषा में 1951 में, लेकिन आज 100 में से 74 लोग कम से कम एक भाषा में पढ़ना और लिखना जानते हैं। लिटरेसी हमारा अधिकार ही नहीं है, ये हमारी ज़रूरत भी है। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो लिटरेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस, कुछ स्टेट्स, कुछ इलाके तो ऐसे हैं, जैसे केरला की बात करें, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कुछ इलाके इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। Literacy rate among males is nearly 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas। देखिए, चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय ये है कि मेल्स में लिटरेसी रेट फीमेल्स के मुकाबले 16.6% ज़्यादा है। यानी लोग मेल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं गर्ल्स के मुकाबले। दूसरी तरफ अर्बन एरियाज़ में लिटरेसी रेट 16.1% ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के मुकाबले। यानी रूरल एरियाज़ में अभी भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरीड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। 2011 के सेंसस में देखिए, लिटरेसी रेट बिहार में 62% था, केरला में 94% था। यानी इंडिया के कुछ एरियाज़, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छे हैं, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by poor quality of schooling and high dropout rates. वैसे तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है उसमें 8.41 लाख की एनरोलमेंट हुई है 2015-16 में, लेकिन स्कूल्स की संख्या बढ़ाने के बावजूद भी
टीचर्स की संख्या बढ़ाने के बावजूद भी हमारे स्कूलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, यानी पढ़ाने की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इसीलिए आज भी ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से बच्चे किसी ना किसी वजह से स्कूल्स को बीच में छोड़ देते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करते। सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप सरकार की तरफ से लिया गया है। सारे बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान SSA जिसको हम बोलते हैं, इसको शुरू किया गया था। और इसका मेन मोटिव था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम, यानी कम से कम 5th तक तो पढ़ाई करवाई ही जाए। देश में किसी भी इलाके में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन ना ली हो। 2010 तक इसका ये मोटिव था। इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इस अभियान में स्टेट गवर्नमेंट्स का, लोकल गवर्नमेंट्स का और कम्युनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. इसके अलावा सरकार ने ब्रिज कोर्स का मतलब मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र है 5th क्लास के लायक की, लेकिन उसने 2nd क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। अब उसको 2nd क्लास में बिठा नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, उसका मेंटल लेवल ज़्यादा है। 5th क्लास में इसलिए नहीं बैठ पाएगा वो क्योंकि उसको 4th क्लास और 3rd क्लास में कंसेप्ट नहीं आते। तो इस गैप को कवर करने के लिए ब्रिज कोर्स करवाया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, कि बच्चों को जो 2nd क्लास में जो बच्चा ड्रॉप कर गया था उसको 5th क्लास के लेवल तक का बनाया जाता है ब्रिज कोर्स के जरिए। और बैक टू स्कूल कैंप लगाए जाते हैं बच्चों के लिए कि आपने स्कूल क्यों छोड़ा, उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको दोबारा स्कूल में एनरोल करवाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा सरकार ने मिड डे मील स्कीम शुरू की अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने से डिस्करेज करने के लिए और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, मिड डे मील्स के स्कीम के तहत देश के अलग अलग स्टेट्स में बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट, पोषक आहार दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में ही। इससे फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो भूखमरी की समस्या खत्म होगी, बच्चों का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा और बच्चे स्कूल छोड़ के जाएंगे भी नहीं। ठीक है, These policies could add to the literate population of India. इस तरह की पॉपुलेशन शुरू की गई थी, इस तरह की पॉलिसी शुरू की गई थी लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए और स्कूल्स के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18। जो 12th 5-year प्लान था उसमें सरकार ने कोशिश की थी जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में 18 से 23 साल के बच्चों में हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएं, यानी उनको 12th तक करके या ग्रेजुएशन करके वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। यानी सरकार चाहती थी कि जिन 18 से 23 साल के बीच में कम से कम 25.2% जो पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो पढ़ाई आगे कर रही हो और 2020-21 तक 30% जो पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ाई कर रही हो। ठीक है, ये सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। और धीरे धीरे अगर हम 30% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ला देते हैं 18 से 23 साल के बच्चों का, टीनेजर्स का, एडल्ट्स का, तो हम ग्लोबल एवरेज के आसपास आ जाएंगे। द स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे इंक्रीजिंग एक्सेस, एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाई जाए बच्चों के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी की जाए, अलग अलग स्टेट में वहाँ के हिसाब से करिकुलम, पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाए। वोकेशनलाइजेशन यानी ये कहा जाता था इंडिया में कि बच्चों की पढ़ाई उनको जॉब दिलवाने में हेल्पफुल नहीं होती है, इसलिए सरकार ने एजुकेशन में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे जॉब पाने में एजुकेशन उनकी हेल्प करे। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी सरकार लगातार बढ़ा रही है। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। जो बच्चे रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज शुरू किए गए हैं। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
बहुत सारे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है, एक किया गया है। पिछले 50 सालों में there has been a significant growth in the number of universities and institution of higher learning in specialized areas। इंडिया के बहुत सारे एरियाज में यूनिवर्सिटीज़ और हायर लर्निंग करवाने वाले कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में इंडिया में। Let us read the table to see the increase in number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2516। क्या कहता है ये 2015-16 क्या कहता है ये? अब हम इस टेबल के जरिए जानेंगे कि इंडिया में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स का जो संख्या है और टीचर्स की जो संख्या है उसमें क्या चेंज आया है 1950 से लेके 2018-19 तक या 17-18 तक। देखिए कॉलेजेस का नंबर जो है वो लगातार बढ़ा है। देखिए ये देखिए नीचे की तरफ, बस लास्ट में जाके डिक्रीज़ हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ की संख्या भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है। स्टूडेंट्स एनरोलमेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और टीचर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ाई गई है। 2017-18 में जो नंबर है ये नेगेटिव है, लेकिन 2016-17 तक कॉलेजेस भी बढ़ते जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट भी बढ़ता जा रहा है और टीचर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है लगातार सरकार के एफर्ट्स की वजह से और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, बात करते हैं हेल्थ की। अब तक हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, अब हम बात करते हैं हेल्थ स्टेटस की। देखिए, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? क्या कोई भी कंपनी ऐसे वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहेगी जो हेल्दी ना हो? द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रेज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अगर बंदा हेल्दी है तो इससे उसके काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, वो बीमार भी कम पड़ेगा। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज आर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बंदा हेल्दी नहीं है तो वो अपने आउटपुट को, अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। इसके अलावा हेल्थ ही एक ऐसा जरिया है जिससे पता चलता है कि बंदा ठीक है या नहीं। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। इसीलिए एजुकेशन के अलावा पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को भी इम्प्रूव करना सरकार की सबसे मेन प्रायोरिटीज़ में से एक रहा है। Our national policy too aims at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional service with a special focus on underprivileged segment of the population। इसीलिए सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशनल फूड की एक्सेस हो हर बंदे तक, खासकर उन लोगों तक जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उन तक स्पेशल प्रिविलेज के जरिए एजुकेशन और हेल्थ भी प्रोवाइड की जाए। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। सरकार ने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है पिछले 50 सालों में। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जिन इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने में, तैयार करने में भी सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत कोशिशें की हैं। देखिए ब्लू बॉक्स में क्या है, दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। 2014 में इंडिया के सिटीज़न की एक्सपेक्टेंसी 68.3 ईयर्स तक बढ़ गई थी। इसका मतलब नॉर्मली इंडिया में 2014 में एक बंदा 68.3 ईयर्स तक जीता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147 से 34 तक आ गया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब इन्फेंट उम्र में, छोटी उम्र में, नवजात उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, जहां 1951 में पर 1000 न्यू बॉर्न में से 147 मर जाते थे, 2006 में ये गिर के 34 तक आ गया है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4। क्रूड बर्थ रेट्स 20.4 तक डिक्रीज हो गया है और डेथ रेट 6.4 तक डिक्रीज हो गया है इसी वक्त के दौरान, 1951 से 2016 के दरमियान। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एक्सेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अगर हम हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाते हैं, चाइल्ड केयर यानी बच्चों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इससे हमारे देश की प्रोग्रेस को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा।
इंक्रीज इन longevity ऑफ अ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ द लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, लोग लंबे टाइम तक जीते हैं, इसका मतलब वहाँ के लोगों की को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना काम कर रहा है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेंट मोर्टेलिटी के कम होने से पता चलता है कि देश के बच्चे इन्फेक्शन से कम मर रहे हैं, बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छी मिल रही है और बच्चा और मदर दोनों ही ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं आज के इंडिया में 1951 के मुकाबले। तो इस पैराग्राफ में हमें कुछ डाटा दिया गया है जिससे पता चलता है कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वाकई कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। आगे देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2013 से लेकर 17 तक का ब्यौरा यहाँ दिया गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की संख्या बताई गई है, देखिए लगातार इंक्रीज़ की है सरकार ने। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स की संख्या देखिए, बेड्स की संख्या देखिए जो अवेलेबल बेड्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की जो संख्या देखिए वो जो मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, नर्सिंग पर्सनल की संख्या देखिए। तो मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट सरकार ने किया है और कुछ स्फीयर्स में, जैसे कि कुछ स्फीयर्स में अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आगे देखिए, देर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़। आज भी इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, जैसे कि इंडिया में केवल 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सिर्फ 301 डेंटल कॉलेजेस हैं और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ज़्यादातर कॉलेजेस हैं। यानी जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें से ज़्यादातर इन 4 स्टेट्स में ही हैं। इंडिया के बाकी स्टेट्स में डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की भारी कमी है। आगे बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे देश का। सकल की मदर जो थी शीला, वो घर का काम करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी और अपने हस्बैंड बूटा को खेत में हेल्प करती थी। सकल के भाई जीतू और सिस्टर सीतू अपना टाइम खेलने में और इधर उधर घूमने में लगाते थे। क्या आप शीला और जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की एक डेफिनेशन है। अगर कोई मदर घर का काम कर रही है तो क्या उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे या नहीं? अगर छोटे बच्चे घर में खेल रहे हैं तो क्या उनको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, किसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो इस वक्त सरकार या प्राइवेट फर्म वेजेस दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, दिहाड़ी दे रही हैं, उस पे हम काम करने के लिए तैयार तो हैं लेकिन हमें कहीं काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई कहे कि मेरी तनख्वाह तो 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है, और उस वक्त प्राइवेट कंपनीज़ को और सरकारी कंपनीज़ को 25,000 रुपये में मान लीजिए बंदा मिल रहा है, तो उस बंदे को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है, वेजेस की जो एक्सपेक्टेंसी है, वो मार्केट रेट से ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो काम करना चाहता है मार्केट रेट पे, मार्केट में जो वेजेस चल रही हैं उनके ऊपर, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तब कहा जाता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। शीला अपने घर से बाहर काम नहीं करना चाहती, इसलिए उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। जीतू और सीतू अभी छोटे हैं बाहर काम करने के लिए, इसलिए उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। ना ही जीतू, ना ही सीतू और ना ही शीला, इनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। हमारी जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है, काम करने वाली पॉपुलेशन, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, उसको माना जाता है 15 से 59 ईयर्स के बीच में। ऐसा कहा जाता है कि 15 साल से 59 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है और उनको देश के विकास में भागीदारी करनी चाहिए कुछ ना कुछ काम करके। सकल का भाई और बहन दोनों इस एज ग्रुप में नहीं आते, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड कहा ही नहीं जा सकता। वो भी बच्चे हैं, उनका काम करके पैसे कमाने वाला नहीं है उनकी उम्र भी। सकल की मदर शीला अपनी घर का काम करती है, वो घर से बाहर काम ही नहीं करना चाहती। ठीक है, समझ में आई बात? इसीलिए उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। सकल के ग्रैंड पेरेंट्स, वैसे तो उनको स्टोरी में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि वो 59 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं। देखिए आगे क्या कहता है। देखिए,
In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों जगह है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइप है वो दोनों जगह अलग अलग है। रूरल एरियाज में सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में, गाँव में अक्सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जबकि शहरी इलाकों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोग साल के कुछ महीनों में ही काम ढूंढ पाते हैं, बाकी महीने वो काम नहीं ढूंढ पाते हैं। लोग एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनको अक्सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, वीडिंग का, थ्रेशिंग का सीज़न आता है तब तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ महीने वो होते हैं जब ज़्यादा काम नहीं होता खेतों में, तो उनको एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल पाता। यानी जो खेती मजदूर होते हैं, खेती हर मजदूर होते हैं, उनमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को काफ़ी मिलता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये एम्प्लॉयड हैं, लेकिन असल में वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में वो लोग काम कर रहे होते हैं, अक्सर एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखता है। ठीक है, और अक्सर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली मेंबर्स में ज़्यादा मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी फैमिली के पास एक खेत है, उस खेत में 2 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, खेत में फसल खड़ी करने के लिए और काटने के लिए, लेकिन उस खेत में 5 बंदे काम करते हैं। अब काम तो 5 कर रहे हैं, लेकिन काम है 2 बंदों का, तो इसका मतलब जो 3 बंदे हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम 2 बंदों का है उसको 5 बंदे कर रहे हैं, इसका मतलब 3 बंदे जो हैं वो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि उनके पास काम है करने के लिए, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आगे देखिए, द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8 पीपल। अब इसने मेरे से थोड़ा अलग एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए काम है 5 लोगों का, कर रहे हैं 8 लोग, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। ये जो 3 लोग हैं ये दूसरे लोगों की तरह वहाँ पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है, काम 5 लोगों से भी चल रहा है। 3 एक्स्ट्रा लोगों से के काम करने से इनकम नहीं बढ़ रही है फैमिली की। अगर 3 लोगों को फील्ड से हटा के कहीं और लगा दिया जाए तो फील्ड की प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी खेत में सिर्फ 5 लोगों की ही ज़रूरत है, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो 3 लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है पिछले कुछ सालों में। बहुत से यंग जनरेशन ऐसी है जिनके पास मैट्रिकुलेशन की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो इतनी नहीं मिल रही है कि वो अपना खर्चा चला सके। एक स्टडी से पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। अब ये देखिए, बहुत ही जो हैरान कर देने वाला फैक्ट है, मैट्रिकुलेट्स यानी 10th पास लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जिन्होंने कर रखी है, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बड़ी है। इसका मैं आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ बच्चों। जिस बच्चे ने 10th पास कर रखी है और आगे नहीं पढ़ पा रहा, उसको पता है कि उसको बड़ी जॉब नहीं मिलने वाली, इसलिए वो क्या करता है, तो छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लेता है, या किसी दुकान वगैरह पे या किसी जगह पे काम कर लेता है ताकि परिवार का गुजारा चल सके। लेकिन जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो पकौड़े की रेडी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई इतनी कर ली, उसको शर्म आएगी वो काम करने में। ये बहुत बड़ा रीज़न है। पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम 10th पास कर लेता है। इसीलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में, खासकर अर्बन एरियाज में। अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑन मैन पावर इन अदर्स। ये क्या कह रहा है कि कुछ एरियाज़ में तो मैन पावर की शॉर्टेज है, कुछ एरियाज़ में मैन पावर की कमी है। जैसे पिछले आज से 10 से 15 साल पहले इंजीनियर्स की बहुत कमी थी इंडिया में, शॉर्टेज थी इंजीनियर्स की, लेकिन आज इंजीनियर्स की सरप्लस है इंडिया में। समझ में आ रही है बात आपको? तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है
लेकिन काम करने वाले मिलते नहीं हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको टीचर आसानी से मिल जाएगा लेकिन घर में काम करने वाली बाई नहीं मिलेगी। अब आप दोनों की एजुकेशन कंपेयर कीजिए। घर में काम करवाने के लिए आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन टीचर बनने के लिए बहुत अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। तो ये एग्जाम्पल है कि कुछ एरियाज में तो सरप्लस है हमारे पास लोग काम करने वाले, लेकिन कुछ एरियाज में डेफिसिट हैं। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, while there is a dearth of technical skills required for economic growth। देखिए, टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको काम नहीं मिल रहा, लेकिन टेक्निकली स्किल्ड जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं काम करने के लिए, उन लोगों की कमी है। यानी उन्होंने अपनी डिग्रीज तो कर ली, अपनी क्वालिफिकेशन तो पूरी कर ली, लेकिन जो स्किल्स चाहिए काम ढूंढने के लिए, करने के लिए, वो स्किल्स उनके पास नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे मैन पावर की वेस्टेज होती है। जो काम कर सकता है और करना चाहता है उसको काम नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब देश की जीडीपी को नुकसान हो रहा है। जो लोग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बने थे, वो इकोनॉमी के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाते हैं। यानी जो लोग सहारा बन सकते थे वो जिम्मेदारी बन जाते हैं, और उन लोगों में होपलेसनेस यानी उनकी आशा खत्म हो जाती है। डिस्पेयर, उनका मूड उदास रहने लगता है। लोगों के पास पैसा नहीं होता अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अगर लोग एजुकेटेड और उनको काम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब सोसाइटी के लोगों की, सोसाइटी के मैन पावर की बहुत बड़ी वेस्टेज हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड बढ़ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जिससे अनएम्प्लॉयड लोग वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं। जैसे कि पापा नौकरी करते हैं, काम चलाते हैं, बच्चा हो गया, 23-24 साल का लड़का हो गया या लड़की हो गई, अब उसको काम नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए लड़के को या लड़की को, या फिर वो ढूंढ नहीं रहा है। मान लीजिए वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, और मिल रहा है तो वो पैसा नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा है, पापा के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो बच्चा काम कर सकता है, करना चाह रहा है, उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब घर का खर्च चलाने के लिए वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, यानी घर के अर्निंग मेंबर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। जो अनएम्प्लॉयड बंदा है वो अपने फैमिली को वो लाइफ स्टेटस नहीं प्रोवाइड कर सकता जो एक एजुकेटेड और एम्प्लॉयड बंदा प्रोवाइड कर सकता है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status। अगर फैमिली के पास सिर्फ गुजारा करने लायक पैसे हों तो उसका हेल्थ स्टेटस भी अच्छा नहीं रहता, और उसकी स्कूलिंग भी उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी हो सकती थी। Hence unemployment has detrimental impact on overall growth of economy। इसका मतलब इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी इकोनॉमी डिप्रेस्ड है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स की तो वेस्टेज होती ही होती है। जो लोग काम कर सकते हैं, काम करने की इच्छुक हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जीडीपी को नुकसान हो रहा है। वो लोग जो सर्विसेज या जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं हमें, वो वेस्ट हो रहा है उनका। अगर लोगों को रिसोर्स के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है तो इससे वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। मैंने पहले ही बात कहा था कि जो लोग सहारा बनने चाहिए थे वो जिम्मेदारी बन जाते हैं। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम रहा है पिछले कुछ सालों में। बहुत से लोगों में A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed। क्यों? क्योंकि लोगों को जो एजुकेशन के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से काम मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, इसलिए लोग लो पेड वर्क में एंगेज हो जाती हैं। तो इससे सरकार के डाटा में क्या दिखता है कि अनएम्प्लॉयड लोग कम हैं, लेकिन असल में अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, दिए गए डाटा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे मैं टीचर्स में ही बताता हूँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड किए हुए, नेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किए हुए हैं, उनको क्वालिफाई किए हुए टीचर्स को 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है, जबकि सरकार के हिसाब से इन लोगों की सैलरी 40-50 थाउजेंड तो होनी ही चाहिए।
कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को भी, टीचर्स को भी सरकार कम से कम भी 30-35,000 पे कर देती है, लेकिन प्राइवेट फील्ड में उनको वो नहीं मिल पाती। अब मान लीजिए किसी टीचर के घर में जाके पूछा जाए कि डाटा कलेक्ट किया जाए, तो कहेगा कि हाँ मेरे पास जॉब है, मैं जॉबलेस नहीं हूँ, लेकिन असर में जितनी पेमेंट उसको मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दे अपियर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। वही चीज़ ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि वो लोग साल भर काम कर रही हैं, लेकिन जो इनकम है उनकी, जो उनका पोटेंशियल है, उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। जो काम वो कर रही हैं वो मजबूरी में कर रही हैं, फोर्सफुली वो कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। उनको अपनी चॉइस का काम और पेमेंट नहीं मिल पाता है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। गरीब लोग बेचारे बेकार नहीं बैठ सकते, इसीलिए वो चाहे उनके अंदर पोटेंशियल कितना भी हो, वो जो काम उनको मिले वो कर लेते हैं ताकि घर का कम से कम पेट तो भर पाए। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। बेयर सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब होता है कि वो लोग सिर्फ अपना पेट ही भर पाते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाते। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है अक्सर। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्राइमरी सेक्टर में पूरी फैमिली काम कर रही है, लेकिन पूरी फैमिली के काम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, पूरी फैमिली वर्क को शेयर करती है एंड द प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। तो ये क्या कहता है कि जो प्रोड्यूस रेज हुई है वो उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। ठीक है, इससे फैमिली की पॉवर्टी तो कम नहीं होती, लेकिन वो सरप्लस लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि गांव के लोग शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं जॉब्स की तलाश में। शहरों के लोगों को ही जॉब नहीं मिल पाती तो गांव के लोग वहां आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम फेस होती है। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। जो 3 सेक्टर्स बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों में जो करंट सिनेरियो है वो क्या है एम्प्लॉयमेंट का, उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, यानी तीनों सेक्टर्स में से एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं लेबर के तौर पे। पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम हुई है लोगों की। ठीक है, इसका एक कारण है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा, रिक्वायरमेंट है कम की। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। इसके अलावा एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे काम करने वाले कुछ लोग या तो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में काम करना शुरू कर चुके हैं। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्ब करती है, सबसे ज़्यादा लोगों को काम देती है। टर्शरी सेक्टर में अलग अलग सर्विसेज अब उभर के सामने आ रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका नामो निशान नहीं था देश की आज़ादी के वक्त, आज वो बहुत बड़े लेबर एब्जॉर्बिंग जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर्स बन गए हैं देश के। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि कैसे लोग एक एसेट बन सकते हैं, गांव की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। एक गांव की स्टोरी हम पढ़ते हैं। एक गांव था जिसमें कई फैमिलीज रहती थी। हर एक फैमिली में इतना तो लोग कमाते ही थे कि घर का गुजारा हो सके। हर एक फैमिली के जो मेंबर्स थे वो खुद अपने कपड़े बनाते थे और अपने बच्चों को कपड़ा बनाना सिखाते थे। एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चरल कॉलेज में भेजेगी। बच्चे का एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन हो गया। कुछ समय बाद उसने एग्रो इंजीनियरिंग कर ली, गांव में वापस आया। वो इतना क्रिएटिव बना वो बच्चा कि उसने एक बेहतर क्वालिटी का प्लो यानी हल बनाया, जिससे गांव में गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड। इसीलिए अब उस एग्रो इंजीनियर ने गांव में आके अपना नाम कमाया। इससे एग्रो इंजीनियरिंग की तरफ गांव के लोगों का ध्यान गया। ठीक है, द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाई नेबरिंग विलेज। अब गांव के लोग गांव की जो फैमिली थी वो अपनी सरप्लस प्रोडक्शन को
पास के शहर में, पास के गांव में बेचने लगी। उनको अच्छा प्रॉफिट होने लगा, जिससे उनके फैमिली की इनकम भी बढ़ी, फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा शेयर मिलने लगा। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। एक फैमिली का एग्जाम्पल देख के गांव के बाकी परिवारों ने भी मीटिंग की, क्योंकि उनको एक बेहतर भविष्य की चाहत थी अपने बच्चों के लिए भी। उन्होंने पंचायत को रिक्वेस्ट किया कि गांव में एक स्कूल खोला जाए, और उन्होंने पंचायत को वादा किया कि अगर आप स्कूल खोलोगे तो हम अपने सारे बच्चों को, सारी फैमिलीज अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगी। पंचायत ने सरकार की हेल्प से एक स्कूल खोला। पास के शहर से एक टीचर वहाँ पे बुलाया गया पढ़ाने के लिए। सारे बच्चे गांव के स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। एक फैमिली ने अपनी एक लड़की को टेलरिंग सिखाई, सूट वगैरह करना टेलरिंग करना, दर्जी का काम सिखाया। शी स्टार्टिंग स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ विलेज, फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वेयर वेल टेलर्ड क्लोथ्स। उसने गांव में टेलरिंग का काम शुरू किया। अब गांव के लोगों को उसके टेलर्ड क्लोथ्स पसंद आने लगे। इससे गांव के लोग उससे कपड़े सिलवाने लगे, क्योंकि उनके पास पैसा था, अच्छी इनकम हो रही थी। और जो लड़की टेलरिंग कर रही थी, काम कर रही थी टेलर का, उसको भी इनकम होने लगी। इससे एक और नई जॉब क्रिएट हुई गांव में टेलर की। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। इससे एक और पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। गांव के किसानों को, परिवारों को दूर जाके कपड़े खरीद के लाने पड़ते थे, उनका टाइम बच गया। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, द यील्ड ऑफ फार्म्स वेंट अप। अब गांव के लोग खेतों में ज़्यादा काम करने लगे, ज़्यादा टाइम देने लगे, जिससे फील्ड की प्रोड्यूस और बढ़ी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब ये गांव के खुशहाल होने की शुरुआत थी। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। अब फार्मर्स के पास ज़्यादा था उनके कंजम्पशन के मुकाबले, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के मुकाबले उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनाज था। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट्स। अब वो अपने गांव की मार्केट में दूसरे गांव से आने वाले लोगों को सामान बेच सकते थे। ओवर द टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग हैड मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। शुरुआत में जिस गांव के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उस गांव के लोगों ने बेहतर स्टेप्स लेके टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और बहुत सारी अलग अलग जॉब्स क्रिएट की। ये एक सिंपल गांव की स्टोरी है, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का लेवल अच्छा हुआ, और जिससे वो जो गांव था वो एक रिच और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने वाला विलेज बना। गांव की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, वो गांव जाना जाने लगा अपने कामों के लिए आसपास के गाँव में। तो यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल से बताया गया कि जैसे किस तरीके से विलेज इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, और शहरों के ऊपर गाँव की डिपेंडेंस को कम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।